क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे 23 दिसंबर का करंट अफेयर, दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लिए। सारे पूरे जो स्ट्रेटजिक जो स्टडी प्लान है 5 स्टेप का, रोज आपको वहाँ मिलता है, साइड नोटिफिकेशन मिलते हैं, सब कुछ वही मिलेगा। ठीक। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा एक नंबर है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी करनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272। ठीक है। आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है 23 दिसंबर के प्रीलिम्स और मेंस पे जो आ सकते हैं वो है यूपीएससी और यूपीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक, मीट द चैंपियन कैंपेन, बहुत बहुत बढ़िया ये मुझे लगा। इसको मैंने जीएस पेपर 4 से लिंक करके आप लोगों को समझाया है, जरूर ध्यान दीजिएगा। एग्री टेक कोहॉर्ट, ठीक है, ये क्या चीज़ है, बाजरा मिलेट हो गया। खुला रकबा लाइसेंस कार्यक्रम बोली राउंड, ठीक, ये अभी जो है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। एक्चुअली ये जो तेल है उसका एक्सप्लोर और प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया उसको ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है। आज थोड़ा जुकाम है तो सांस मेरी वो हो रही होगी, बट जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बस इतना कोशिश करूंगा। आज बहुत 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक है। आर्मर्ड इंजीनियर रिकनेसेंस व्हीकल, बख्तरबंद एक इंजीनियर टोही वाहन बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। और ड्रोन इन एग्रीकल्चर, क्या क्या उपयोग में आता है, कैसे क्या कर सकते हैं। चिलाई कला, ये कश्मीर से संबंधित है, इसको देखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग 142 आई है इस साल की 2021 में, 180 में से 142 काफ़ी कम है। ठीक। एंटी नेशनल, ये कहा वर्ड दे रखा है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए पहला जो आज का टॉपिक है सोशल इश्यू से संबंधित, वीमेन एम्पावरमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने प्रयागराज में जाके एक प्रोग्राम में एम्पावर करने की कोशिश करी वीमेन को, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। ठीक है। तो इसमें एक आप लोग को पता होगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसके अंतर्गत क्या होता है, स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं वीमेन के द्वारा, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो 80,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको क्या दिया गया, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत हर जो है ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको हर को जो है 1.10 लाख रुपीस दिए गए। ठीक है। और पूरा अगर देखा जाए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा एम्पावरमेंट होगा। वैसे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है स्वयं सहायता समूह जो है वीमेन का एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, जिसके कि 16 लाख वीमेन मेंबर्स हैं। अगर इनको 1,000 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता मिलेगी तो ज़रूर वंडर्स हो सकते हैं। इसी के अलावा जो है 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड दिया गया, यानी कि 15,000 रुपये पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक। और सामुदायिक निवेश फंड कितना होता है, 1.1 लाख रुपीस, ठीक है, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो है एक बीसी सखी होती है, बीसी सखी मतलब बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट सखी, तो उनको जो है उनके अकाउंट में भी 4,000 रुपये जो है पहला स्टेपमेंट के रूप में अभी ट्रांसफर किया गया है। ठीक। कितनी बीसी सखी, 20,000 है ये। ठीक है। इसके अलावा जो है यूपी में एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक स्कीम चलती है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो है आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक। इसको जो अभी थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपया जो है 1 लाख बेनिफिशियरी जो लाभार्थी हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसमें भी ट्रांसफ़र किए। ठीक। तो चलिए पहले चलते हैं इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम के ऊपर। ये देखिए स्कीम है आपकी कन्या सुमंगला जो है स्कीम, ये उत्तर प्रदेश की है। और इसको जो है आप हिंदी में यहाँ पे देख रहे हैं, इंग्लिश में भी आपको जाना है अगर तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में जा सकते हैं। ठीक। मेन इसका यही है कि एम्पावरमेंट करना है, और इसमें वीमेन के जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग, लड़कियों की उम्र से ही अलग अलग उनकी उम्र पे उनको कुछ राशि दी जाती है, कुल मिला के 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक। तो जैसे मान लीजिए नवजात बालिकाओं, 6 श्रेणियों में इसको रखा गया है। नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के या उसके पश्चात हुआ, उसके बाद हुआ, तो 2,000 रुपये उनको एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही यह बालिकाएं जब उनका 1 वर्ष के अंदर टीकाकरण पूरा हो जाएगा
तो उनको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। जब उनका चालू शैक्षणिक जो भी सत्र है उसमें प्रथम कक्षा में प्रवेश हो जाएगा तो 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, उसके बाद चौथे स्टडी में क्या है कि जब छठी कक्षा में प्रवेश हो जाएगा तो 2,000 रुपये मिलेंगे एक मुश्त। ठीक है, उसके बाद जब बालिकाएं जो है चालू शैक्षणिक नवीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो उनको 3,000 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रवेश करने पर 5,000 रुपये मिलेंगे। तो ये 6 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक, तो ये चीज़ है। और कौन कौन जो है पात्र हो सकते हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं? 3 लाख से ज़्यादा जो है नहीं होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, राशन कार्ड ये सब होना चाहिए, बिल मान्य होगा, और किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियां ही कोई योजना में लाभ मिल सकता है। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो, किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जो है जुड़वा बच्चे होने पर तीसरे संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। तो ये जो अपवाद होता है ना, यहीं से क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। तो इस वाले लिंक को जरूर जाके आप लोग देखिए। उत्तर प्रदेश के लिए जो है स्पेशल, और इस बार जो मेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। देखिए एक कोट यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए रखा है। एस.टी. लॉडर नाम की एक कोई है, उन्होंने इसको लिखा है। इन्होंने लिखा, आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। हमने सपने खाली देखते नहीं रहे अपनी सफलता के, हमने उसके लिए काम भी किया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मीट द चैंपियंस कैंपेन, चैंपियन से मिले अभियान। देखो अभी क्या हुआ था, जो ओलंपिक जो है आपका समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जब हमारे खिलाड़ी जीत के आए थे तो मोदी जी ने उनसे मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की थी। ठीक, अब जो है मोदी जी ने जो है इन लोग को कहा है कि एक काम करो, खिलाड़ी जितने भी हैं, नीरज चोपड़ा हो गए और भी जैसे यहाँ पर बजरंग पूनिया जी हो गए, तो उनसे कहा कि तुम बच्चों के पास जाओ, स्कूलों में आप लोग बच्चों के पास जाइए, स्कूलों में पैरा ओलंपिक से जो लोग जीत के आए और उनको प्रेरित करिए, उनको जो है अपने एक्सपीरियंस बताइए, उनको अपना जो है कुछ स्किल समझाइए, उनको ये बताइए कि किस तरह हमेशा लड़ते रहना चाहिए स्पोर्ट्समैन की तरह और जीतना चाहिए और आगे जाके एक सफल इंसान और स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से मीट द चैंपियंस कैंपेन, पहले मोदी जी मिले इन चैंपियन से, अब ये चैंपियन जाएंगे स्कूलों में अलग अलग जगहों पे और वहाँ पे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, फिटनेस कैसे सही रखें, स्पोर्ट्स कैसे सही रखें, उसके लिए बातचीत करेंगे। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर ये इनिशिएटिव है। एथिक्स का सिलेबस, जीएस पेपर 4 का सिलेबस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ढंग से, जैसे मैंने कि आप लोग से कई बार आग्रह किया है, तो उसमें आप लोग का एक टॉपिक आता है लीडर्स इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। तो यहाँ पर ये जो लीडर्स हैं ये जाकर स्कूलों में बच्चों से कहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से प्रभाव डाल सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि संतुलित आहार लें, जो है अच्छा खेलें, अच्छा खाएं, फिटनेस को मजबूत रखें। ठीक, तो यहाँ पे जो है एथिक्स पेपर में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है लीडर्स इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, तो यू कैन राइट दिस करंट अफेयर एग्जाम्पल, इट विल फेच यू मोर मार्क्स। एथिक्स के पेपर में अभी आप चाहे यूपीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, सब में एथिक्स का पेपर है, केस स्टडी है और उसमें आपको थ्योरी से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने पर नंबर मिलेंगे, कन्फर्म है बात। ठीक, तो यहाँ पर जो है संदर्भ देख लेते हैं। बजरंग पूनिया जी अभी हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूल में गए थे, जाएंगे मतलब पानीपत में है 23 दिसंबर आज के दिन। और ऐसे ही जो है नीरज चोपड़ा जी भी गए थे गुजरात में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, मीट द चैंपियन वाले कैंपेन के अंतर्गत। ठीक, और ये जो कैंपेन है ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, ओलंपिक पैरा ओलंपिक दोनों ही जा रहे हैं और यही है, इंस्पिरेशन देंगे स्कूल चिल्ड्रन को कि आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीटेक कोहॉर्ट से संबंधित है। एग्रीटेक कोहॉर्ट से संबंधित देखिए, नीति आयोग की जो एक मिशन है अटल इनोवेशन मिशन और सीडीएफ क्या है, कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इन दोनों ने मिलकर पहला एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट चालू किया है, जिसमें कि एम्बिशियस इनोवेटिव एग्रीटेक प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत लाए जाएंगे और ये हेल्प करेगा जो छोटे छोटे किसान हैं। ठीक, छोटे किसान हैं उनको हेल्प करेगा पूरे एशिया अफ्रीका में, उनके जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए इस एग्रीटेक प्रोग्राम के अंतर्गत सोल्यूशन ढूंढे जाएंगे, खास तौर पे जब पेंडेमिक जो है अभी बिल्कुल धराशायी करके गया है। ठीक है, गया क्या है अभी भी चल रहा है, समझ लो। ओमिक्रॉन से बच के रहिए प्लीज़। ठीक, नियमित रूप से मास्क पहनते रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है, ये नहीं जाके नाच रहे हैं,
क्योंकि ओमिक्रॉन उससे तेजी से नाच रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एग्रीटेक कोहॉर्ट जो है किसका, इसका है नीति आयोग, एम और सीडीएफ, यूएन सीडीएफ है कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक, क्या करेगा, एग्री संबंधित जो चैलेंजेस है छोटे किसानों को मदद करेगा जो अफ्रीका एशिया में है। ठीक, इनके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो भी है, राबो फाउंडेशन भी वर्क करता है, उसने साउथ साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज के लिए। इसमें क्या होगा, 3I चलेगा इसमें, क्या है, इनोवेशन नवाचार, इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि और निवेश। ठीक, तो आपका इन्वेस्टमेंट, ये 3I यहाँ पर रहेगा। इसको चालू किया था राबो फाउंडेशन में। ठीक है, और इसमें क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन रहेगा बहुत सारे कंट्रीज के बीच में, इंडिया, इंडोनेशिया, मलावी, मलेशिया, केनिया और युगांडा, जाम्बिया, इन सब के बीच में। फॉर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो एग्रीटेक चैलेंज का कोहॉर्ट का आया है, और एग्री फिनटेक इनोवेटर्स जो है, ठीक है, ये एप्लीकेशंस इनको दी गई है, और ये ताकि जो है फैसिलिटेट कर सके इंटरनेशनल मार्केट में दो ट्रैक पे। ठीक, फार्मर्स को एक बे ट्रैक है और दूसरा ए ट्रैक है, अटल इनोवेशन मिशन है। ठीक, तो जो की ऑब्जेक्टिव है मेन ट्रैक का, पहले वाले ट्रैक का, वो ये है कि हमें एक्सपेंशन कराना है, सपोर्ट सोल्यूशन पायलट करना है इन द चोजन इंटरनेशनल मार्केट। जो भी फार्मर्स हैं मान लीजिए वो अपने डोमेस्टिक एरिया में ही कुछ अपनी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को दे पाते हैं, पहुंचा पाते हैं, तो उनको कुछ रेमुनरेशन मिलता है। अगर वही चीज़ एक्सपेंशन करके इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट होने लगे तो और अच्छा रेमुनरेशन जो है पारिश्रमिक उनको मिलेगा। इसके लिए कोशिश की जाएगी जो है आपका मेन ट्रैक के अंतर्गत। जो कोहॉर्ट है ये मतलब एक कोहॉर्ट एक तरीके का ग्रुप होता है, तो वो डाइवर्स रेंज ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। वैल्यू चेन में स्मॉल फार्मर्स क्या कर सकता है, ठीक, सॉइल एनालिसिस कैसे करें, फार्म मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करें, इंटेलिजेंट डेयरी, कार्बन क्रेडिट, ठीक है ना। कार्बन क्रेडिट आप लोग पता है ना कि आप कोई फसल करते हैं तो कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, उसी को कितना आप पेड़ वेड़ लगा के जो है आप उसको कम कर सकते हैं उत्सर्जन को। तो आप अगर ज़्यादा मान लीजिए आपको अलाउ किया गया है 100 और आपने जो है किया खाली 90, तो आपको 10 जो है कार्बन क्रेडिट हो गए। तो जो अगर मान लीजिए किसी के पास कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है 10, तो वो आप उसको दे सकते हो। तो एक तरीके का क्रेडिट है आपके पास, आप उसको किसी के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं जो ज़्यादा कर रहा है। ठीक, तो ये एग्रीटेक का कोहार्ट से संबंधित है। कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या क्या मेन चीज़ है, बस इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो येलो मैंने किया है इसमें दिख नहीं रहा है ना ढंग से, बताइएगा। तो मैं वैसे तो जो PDF आप लोग को मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे फ्री वाले, तो वो वहाँ पे तो ये पिलर नहीं होगा। एक्चुअली मैं आज चेंज करना चाहा था, बट ये कुछ ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। ऐसा है क्या, प्लीज़ एक बार जरा जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाजरा या फिर मिलेट, अभी नीति आयोग ने एक साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पे, किसके साथ, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये दुनिया में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए काम करता है। UN फूड प्रोग्राम से संबंधित हम लोगों ने पीछे एक न्यूज़ भी पढ़ी थी, बताइए किस अफ्रीकन देश से संबंधित थी वो। ठीक, तो नीति आयोग ने SOI साइन किया है UN फूड प्रोग्राम के साथ। अभी 20 दिसंबर 2021 को पार्टनरशिप जो ये दोनों के बीच में होगी, ये फोकस करेगी कि किस तरीके से मिलेट यानी बाजरा जो कोर सीरियल है, मोटा अनाज है, उसको कैसे जो है भारत की मदद से दुनिया में भारत के पास जो ज्ञान है उसको पहुंचाया जाए, और ये बताया जाए भाई साहब कि मिलेट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फूड ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी जो है पूर्ण करते हैं, यानी कि जो है पोषण को भी बढ़ाते हैं। इंडिया ने 2018 को नेशनल मिलेट ईयर बनाया था, और जो है दुनिया में इंडिया नॉलेज फैलाकर बढ़ाकर अभी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो है मिलेट जब जो घोषित किया गया, इंडिया के ही एफर्ट से किया गया है। तो उसमें नॉलेज एक्सचेंज ये सब कुछ करना चाहता है नीति आयोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये लोग मिलके कोलैबोरेट करके सहयोग करके टेक्निकल करते हुए किस तरीके से, अब देखो मिलेट जो होती है ना, जैसे क्लाइमेट अगर थोड़ा भी इधर उधर भी हो जाए तब भी क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर होता है मिलेट का, काफ़ी लचीला होता है, अडाप्ट कर लेता है अपने आप को। तो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दोनों ही करता है। 4 चरण में जो है इसमें काम होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस पहले तो जो है सबके साथ शेयर करी जाएंगी, उसका एक कंपेंडियन बनाया जाएगा इंडिया के द्वारा मिलेट के बारे में। इसके बाद नॉलेज शेयरिंग करी जाएगी, इंटेंस एंगेजमेंट होगा सभी स्टेट राज्यों के साथ में, ठीक, जो कंट्रीज़ है। इंडिया की एक्सपर्टीज़ जो है वो हेल्प करेगी डेवलपिंग जो विकासशील देश है उनको। इसके अलावा किस तरीके से कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी कि भैया मिलेट को लगाओ,
क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाओ, अपने आप को लचीला बनाओ और एडॉप्टिव लाइवलीहुड करो। मान लीजिए ऐसी आप कोई फसल कर रहे हो जिसमें पानी वानी बहुत ज़्यादा है, तो अगर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पानी वानी कम हो गया तो भैया उस जो है क्रॉप को, फसल को आप करना पसंद नहीं करोगे। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये है कि आप जो है अपना ऐसी आजीविका चुनिए जो कि अनुकूल हो क्लाइमेट से, जलवायु से संबंधित। ठीक, इनिशिएटिव जो मिलेट का है, जैसे मैंने आप लोग को बताया 2018 नेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, यूएनजीए इंडिया ने जो है काफ़ी इस पे कोशिश करी। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बना दिया है। इसके अलावा और भी कई सारे इन्होंने, भारतीय गवर्नमेंट ने जो है प्रयत्न किए हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है, न्यूट्री सीरियल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत मिलेट को जो है रखा है। मिलेट मिशन भी मल्टीपल स्टेट में चलाया जा रहा है। ठीक, ये देखिए रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारी जो है लिनसीड होता है ये। ठीक है, लिनसीड बोलते हैं इसे ना, अलसी वाली चीज़ है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम बिड राउंड 7। देखो, जो भी ऐसी जगहें हैं जहाँ से तेल को निकाला जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, पहली बात तो कि हाँ भैया इस जगह पे ऑयल है, क्रूड ऑयल है, और फिर उसके बाद प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये एक्सप्लोर करना फिर प्रोड्यूस करना, जो इसके लिए लाइसेंसिंग दिया जाता है उसको बोलते हैं ओपन एकरेज। ठीक, लाइसेंसिंग प्रोग्राम अभी इसका राउंड 7 चल रहा है और ये चलेगा मार्च तक 2022 के। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और ये हमारी जो भारत की हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोकार्बन में पहले क्या होता था, खाली क्रूड ऑयल कर सकते हैं, अब हाइड्रोकार्बन हो गया, नेचुरल गैस भी कर सकते हो, मीथेन भी कर सकते हो, सारी चीज़ें आ गई हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो सारी आती हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनके लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो इसको हेल्प बोलते हैं। मार्च 2016 में चालू हुई थी लाइसेंसिंग के लिए, जो है बिडिंग हो रही है। बिडिंग करते हैं लोग जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो, जिनके पास मतलब पैसा लगा के फिर पहले एक्सप्लोर करना चाहते हो। साथ ही साथ इसमें पहले फोकस होता था कि भारतीय मतलब जो गवर्नमेंट है उसको खाली रिवेन्यू पे फोकस होता था कि भैया राजस्व हमको ज़्यादा ज़्यादा मिले, बाकी जो भी कर रहा हो करे। लेकिन अब जो फोकस है वो ये है कि प्रोडक्शन भी हो, क्योंकि तेल अगर हमारे पास नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे भारत की गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बना भी लिया, लेकिन जो है पूरा टनों जो है आप तेल को जो है इम्पोर्ट करते हो बाहरी कंट्री से, तो आपका ये राजस्व आपका के लिए कोई इतना फायदेमंद नहीं हुआ। तो आप क्या करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ और इंडिया की जो है दुनिया पर तेल की जो डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करो, ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करो। तो इस समय रिवेन्यू की जगह जो है अब प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस है अपनी नई ओपन एकरेज लाइसेंसिंग के अंतर्गत। ठीक, ये अभी ई बिडिंग होगी, इसमें मार्च 2022 तक चलेगा और 15,766 स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्लोरेशन होना है। और आपका ये हेल्प पॉलिसी के जो आई थी उसके अंतर्गत हो रहा है। इसमें ENP एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए लाइसेंस दिया जाता है और इसमें कई सारे सुधार किए गए। रिवेन्यू की जगह प्रोडक्शन बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। और आपका जो है ये सेडिमेंट्री बेसिस है जिसमें अभी होगा। सेडिमेंट्री बेसिस आप समझ ही रहे हो, तलहटी घाटियाँ जहाँ पर ये क्रूड ऑयल, ये सब ऑयल एक्सप्लोर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और एक्सप्लोर होगा तो भाई साहब प्रोडक्शन भी होगा। इस तरीके से देखिए ये ऑयल रिग्स हैं, ऑयल रिगिंग मतलब वो कर रहे हैं, अपना ऑयल निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से। और रिवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कराया जाता है आपका एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन सेक्टर के अंतर्गत इस ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम में। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित है, GS पेपर 3 से। आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल, इसके जो नाम से ही मैं आपको समझाऊंगा है क्या चीज़। बख्तरबंद या फिर इसको कह सकते हैं कवच युक्त। ठीक, तो कौन सी क्या चीज़, एक वाहन है कवच युक्त है, जो कि वाहन क्या करता है, टो ही करता है, मतलब रिकॉनिसेंस करता है, रेकी करता है। जैसे कहते हैं ना कि भैया देख क्या वहाँ पे कोई दुश्मन तो नहीं है, तो वहाँ पे जाए तो ऐसा ना हो कि भाई जो है गए और वापस ही नहीं आ पाए, तो इसलिए इसको जो है दुश्मन ने वहाँ पे जो है मार गिराया। तो इसलिए बख्तरबंद बनाया गया है कि वहाँ जाए भी, चुपके से जाए भी, और जो है उसको देख के अगर मान लीजिए कहीं कुछ हो जाए तो बच भी सके। तो ये पूरा जो है आर्मर्ड इंजीनियर रिकनेसेंस व्हीकल कहला रहा है। इसको अभी जो है DRDO ने डिज़ाइन किया था, बनाया इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने है, आयुध निर्माणी ने जो कि मेडक में है, मेडक ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पुणे ने मिलकर इसको मैन्युफैक्चर किया, निर्माण इसने किया, लेकिन DRDO ने जो है इसको डिज़ाइन किया है और ये स्वदेशी रूप से जो है डेवलप किया गया है। और ये आपको किसको दिया जाएगा, अभी इंडक्टेड किया जाएगा कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडियन आर्मी,
जो इंडियन आर्मी है भाई वो जाते होंगे रेकी करने, तो उनको बख्तरबंद गाड़ी मिल जाए, ये अच्छी बात है। और अभी एक फंक्शन में इसको जो है अटेंड किया गया जनरल एम नरवणे द्वारा, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक। और इन्होंने कई सारे, इसका जो मेन काम होता है, देखिए ये है वो व्हीकल, इसका मेन काम होता है कि जाकर जो भी पानी की बाधाएं हैं या फिर दलदली पैच है उनको पहले ही जो है देख लेना, टोह लेना, और उसके बाद जो है उसमें उनको ख़त्म भी, मतलब उनको जो है पानी वानी की बाधा है या फिर दलदल वलदल एरिया है, उसको उससे या तो बचाव कर लो या फिर उसमें ऐसा कर दो कि जो है उसके ऊपर से गाड़ी सैनिक ये सारे लोग निकल जाएं, निष्पादन के लिए कमांडरों के बल देने के लिए वास्तविक समय अपडेट प्रदान किया जा सके, ठीक। इंजीनियर टास्क जो भी होंगे ये सारी चीज़, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा आर्मी में मान लीजिए कहीं पे कोई एक खाई है तो उस पर तुरंत ब्रिज बनाना, तो इंजीनियर से तो करेंगे ना ब्रिज बनाना, आर्मी वाले तो ना करने करने लगेंगे। तो ये चीज़ें जो है इंजीनियर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक। और जो सिस्टम है उसके पास जो है रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि जो है आर्मी को काफ़ी हेल्प करेगी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में। अगला जो हमारा टॉपिक है सिंपल सा टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 से, लेकिन कई सारे टॉपिक्स सिलेबस की में से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? ड्रोन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर आपका तो है ही इकोनॉमी से। तो यहाँ पर देखो अभी क्या है, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाल दिया भाई साहब, कि ड्रोन को आप किस तरीके से पेस्टिसाइड डालने के लिए, क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए, या फिर स्प्रे करना मृदा या फिर क्रॉप न्यूट्रिएंट के लिए, जो एग्रीकल्चर में ड्रोन का किस तरीके से आप उपयोग कर रहे हो, इसके लिए पूरा उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाल दिया है, ठीक। अब जब पूरी बात हो रही है तो बात यह है कि किस तरीके से ड्रोन को रेगुलेट किया जाएगा, आपका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पेस्टिसाइड कैसे डालोगे, क्या लॉ है उसको फॉलो कौन से करने हैं, फ्लाइंग परमिशन ली है कि नहीं की है, एरिया डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन कितना है, वेट क्या है, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराया हो कि नहीं कराया भैया, सेफ्टी इंश्योरेंस है कि नहीं है, जाके जो है पता चला पेस्टिसाइड जो है या फिर जो डालना था कहीं और डाल दिया कहीं, पायलट सर्टिफिकेशन है कि नहीं जो चला रहा है, ऐसा तो नहीं कोई लल्लू पंजू जो है आ गया अपना वीडियो गेम खेलते हुए, और ऑपरेशन प्लान होना, एयर फ्लाइट जोन, ऐसा तो नहीं रेड जोन में उड़ाने लगे आप, ठीक है। तो प्री पोस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बता दी गई हैं कि ड्रोन या फिर यूएवी, जिसको अनमैन्ड एयर व्हीकल बोलते हैं, वो एग्रीकल्चर में काम करेगा तो कैसे कैसे करेगा, क्या क्या जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। और ताकि एग्रीकल्चर, इसमें ये कहा गया है कि ड्रोन बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्रीकल्चर से उसको अलग नहीं करना चाहते, बस हम चाहते हैं रेगुलेशन हो, और ताकि भारत की जो है फूड सिक्योरिटी बनी रहे। और नेशनल ड्रोन पॉलिसी मैंने आप लोग बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ड्रोन रूल्स अभी निकाले गए हैं 2021 में, उसमें काफ़ी उदारीकरण बनाया गया ड्रोन को यूज़ करना, तो अब इसको रेगुलेशन करना सबको बताना भी जरूरी हो जाता है। देखिए ये क्या कर रहा है, पूरा पेस्टिसाइड छिड़क दे रहा है आराम से, ठीक। इसके लिए कई लेबर लगते थे, अब ये जो लेबर है ना वही इसको गिरा देंगे कि इसने मेरी दिहाड़ी खा ली, तो ये वाली बात है। खैर ड्रोन का काफ़ी अच्छा उपयोग हो रहा है एग्रीकल्चर को जो है बढ़ावा देने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। यूज़ जो है ड्रोन का एग्रीकल्चर में क्या होता है भाई, कि कई सारे जो है कैमरा, क्रॉप खराब तो नहीं हो रही है, हर्बिसाइड कहाँ डालें, प्रिडिक्ट करता है कितनी उपज हो सकती है, फर्टिलाइज़र वाटर की कमी तो नहीं है, ठीक। हेल्थ, स्वास्थ्य देखता है, कोई जो है कीटाणु तो नहीं लग रहा है, वीट तो नहीं लग रहा है, उग आ रहे हैं कोई, तो उनकी निकाई उकाई करानी है। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है इसकी वजह से जो है फार्मर की कम हो जाती है, और कम पैसे में जो है अच्छी उपज होती है फार्मर्स की, तो उसको जो है फ़ायदा होता है, ठीक। ड्रोन प्लांटिंग सिस्टम बन गया भाई साहब, ड्रोन से ही जो है पेड़ लगा दिए जाएंगे, पौधे लगा दिए जाएंगे, फसल उगा दी जाएगी, तो ये सब भी यूज़ जो है आपका ड्रोन के जरिए होता है, ठीक। और अभी जो है मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया था कि पिछले साल टिड्डी उड्डी आ गई थी ना 2020 में, तो उनको भी जो है भगाने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया गया था। लोकस्ट इसको बोलते हैं टिड्डियों को, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 से है, ज्योग्राफी से। देखिए चिलई कला, ये कश्मीर से संबंधित है। कश्मीर में क्या होता है कि भाई साहब 21 दिसंबर से लेकर 40 दिन तक, ठीक, यानी कि आपका 29 जनवरी तक जो है चिलई कला होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडी, ठीक। इसका मतलब ये होता है आपका चिलई कला का, वहाँ की ये पर्शियन वर्ड है, ठीक, पर्शियन वर्ड है, और इसका लिटिल मतलब है 40 दिनों की भीषण ठंड, ठीक। तो आपका दिन कहाँ से कब तक है, आपका 21 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक। अब ऐसा नहीं है भीषण ठंड खत्म हुई तो उसके बाद छोटी ठंड, ठीक,
जैसे छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, तो यहाँ पे ठंड चल रही है, तो यहाँ पे 20 दिन लॉन्ग की जो है 40 दिन के बाद 20 दिन लॉन्ग आपका चिलाई खुर्द होती है, ठीक, यानी कि छोटी सर्दी। और ये चलती है आपकी 30 जनवरी से 18 फरवरी तक। और उसके बाद 10 दिन की चिलाई बच्चा, मतलब कि आपकी बेबी कोल्ड, तो मतलब बेबी सर्दी होती है, छोटा बच्चा सर्दी चलती है आपका 19 फरवरी से 28 फरवरी तक। तो ये सब चिलाई है। चिलाई में क्या है, पहले तो कला है, ठीक, ये 40 दिन है। फिर चिलाई जो है, फिर ये आपकी जो है खुर्द है, खुर्द जो है 20 दिन का है। फिर ये चिलाई जो है आपका ये है बच्चा, बच्चा है, ये 10 दिन का है। तो 21 दिसंबर चालू होता है, 28 फरवरी तक जो है चलता है। ये जो है डेज आप जोड़ लेना, डेट अगर पूछ ले। कश्मीर का है, पर्शियन वर्ड है, ये ध्यान रखना। और इस समय जो है चिलाई कला के टाइम पे कश्मीरी का अलग रहन सहन हो जाता है। फेरन ये लोग पहनते हैं, जो कश्मीरी ड्रेस है। एक फायरिंग पॉट होता है कांगेर का, इसका जो है ट्रेडिशनल यूज चालू हो जाता है। टैप वाटर जो है मतलब आपके फ्रीज हो जाते हैं। जो डल लेक है वो भी फ्रीज हो जाती है, देख रहे हो। तो ये सब इसमें यहाँ पर रहता है कश्मीर में। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है। देखिए, भारत की रैंकिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अंतर्गत, इस सूचकांक को कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक। और इसमें जो है भारत की 2021 में जो रैंकिंग आई है वो आई है 142 180 देशों में से, जो कि बहुत ही खराब थी। अब जब खराब थी तो अभी जो हमारे गवर्नमेंट है उसने कहा है कि देखो ऐसा है कि जो ये रिपोर्ट निकाली गई है इसमें ये रिपोर्ट गलत है। और इसमें जो है एक तो सैंपल साइज बहुत कम था, कम लोग से पूछा गया जो कि जो है भारत को अच्छा नहीं मानते, तो बोल दिया कि जो है भारत में फ्रीडम नहीं है मीडिया की, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें वेटेज जो है, जो फंडामेंटल्स है डेमोक्रेसी के, जो मूल सिद्धांत है लोकतंत्र के, उनको नहीं जोड़ा गया। तो ऐसा जो है भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने लोकसभा में अभी बताया है कि क्यों हमारी जो है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग इतनी कम आई है, ठीक। और इसमें जो है ये भी कहा है कि जो इन्होंने कार्य प्रणाली यानी कि मेथोडोलॉजी यूज़ की है सूचकांक में, वो संदिग्ध और गैर पारदर्शी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्वेश्चनेबल भी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है आपका, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है एक फॉरेन विदेशी जो है एनजीओ है, किसी कंट्री का नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि ये कोई कंट्री के द्वारा जो है एक वो कराया जा रहा है, खैर। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ये भी कहा कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है हमारा, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये सब कुछ जो है आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया। और इसी के अंतर्गत प्रेस को भी काफ़ी अच्छी फ्रीडम मिली हुई है, ऐसा लेकिन इन्होंने दिखा नहीं पाए, ये वाली चीज़ है, ठीक। अच्छा, दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भी नॉर्वे और फिनलैंड जो है अपना पहले और दूसरे नंबर बने हुए हैं। 180 पर 2020 में जो है नॉर्थ कोरिया था, लेकिन अब ये 189 पे आ गया, यानी कि 179 पे आ गया। बताइए 180 पे इस साल कौन सी कंट्री है। इंडिया पिछले साल भी 2020 में भी 142 थी, 142 इस साल भी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ 120 वाला, ये 2020 में 142, क्योंकि मान लीजिए वो डायरेक्टली रैंक ना पूछे, ये बोल ले कि पिछले साल से हमारी सुधार हुआ या पिछले साल से गिरावट हुई है, तो आप कंफ्यूज ना हो, सेम है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी नेशनल। अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम है, होम अफेयर मिनिस्ट्री, उसने बताया, देखिए जो एंटी नेशनल शब्द है ये किसी भी लॉ में परिभाषित नहीं है, कहीं भी लॉ में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये अभी लोकसभा में खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने समझाया, बताया, ठीक। उन्होंने कहा एंटी नेशनल एक्टिविटी जो है ये 1976 में जब इमरजेंसी लगाई गई तब ये वाला एंटी नेशनल एक्टिविटी वाले शब्द को जोड़ा गया था। किस संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 1976 में आर्टिकल लाया गया था 31D, ठीक। तो इसके अंतर्गत लिखा गया था राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। लेकिन 42 के बाद 43 जब जो है जनता पार्टी आई तो उसने जो है इस वाले आर्टिकल 31D को जो है हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को परिभाषित किया गया था, ठीक। अगर वैसे अब इस समय नहीं है, ये हमारे संविधान में तो नहीं है, किसी लॉ में भी नहीं इसके बारे में लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे ये उन्होंने बताया होम मिनिस्ट्री ने कि जो एंटी नेशनल है वो कहीं डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो है यूज होता है क्रिमिनल लेजिस्लेशन में, ठीक।
मतलब कि कानून में इसका जिक्र है, एंटी नेशनल है, क्या है ये नहीं मालूम है, ठीक, लेकिन नाम लिखा हुआ, तो उसके बेसिस पे कई लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो है जेल में डाला जा रहा है, ठीक। इसके अलावा जो है कई सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी हैं, यानी कि आपका जो है आपका न्याय की घोषणाएं भी हैं जो कोर्ट के द्वारा है, उसमें भी आपका एंटी नेशनल का जिक्र होता है। ये बहुत यूज़ किया जाता है विद अनलॉफुल एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज़। तो जब भी कोई गैर कानूनी या फिर विध्वंसक गतिविधि करता है तो उसके लिए एंटी नेशनल का यूज़ करते हुए क्रिमिनल लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को बताते हुए जो है जेल में लोगों को डाला जाता है जब ये लगता है कि भारत की अखंडता और संप्रभुता या फिर एकता को जो है खतरा है तब, ठीक। 2019 में अगर देखा जाए तो भाई साहब एक पूरा चैप्टर अध्याय जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने डाला था, किस नाम से, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 में। ये एक पूरा चैप्टर डाला था, नाम था क्राइम कमिटेड बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ठीक है, क्राइम कमिटेड बाय एंटी नेशनल एलिमेंट। ये पूरा एक अध्याय चैप्टर जोड़ा गया आपका राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किए गए अपराध, ठीक। नेशनल एनसीआरबी ने डाला था 2019 में, जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 ही, ठीक। इसमें इन्होंने कहा था कि 3 लोग हैं जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन है वो, पूर्वोत्तर के विद्रोही यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स, और वामपंथी चरमपंथी हो गए आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, और जो टेररिस्ट है आतंकवादी है जिहादी आतंकवादियों सहित, ये 3 एंटी नेशनल बताए गए थे एनसीआरबी के द्वारा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना समरी क्विक रिवीजन 23 दिसंबर 2021 का। देखिए पहला है व्यूमन एम्पावरमेंट। अभी जो है मोदी जी ने प्रयागराज में, प्रधानमंत्री जी प्रयागराज गए हैं वह, और वहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड जो मिशन है उसके अंतर्गत कई सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, तो उनको जो है काफ़ी पैसा उन लोगों को बांटा उन्होंने। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत हर जो है समूह को करीबन 60,000 40,000 समूह को जो है 1,10,000 रुपये दिए। वही जो है और भी 60,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी 15,000 रुपये दिए। इसके अलावा जो है आपका उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना जो है उसमें भी 50 करोड़ रुपये दिया। तो ये सब पैसा जो है वित्तीय मदद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, ऐसा जो है पीछे उद्देश्य है। मीट द चैंपियन कैंपेन क्या है, देखिए टोक्यो ओलंपिक्स और उसके बाद जो है पैरालंपिक्स हुए, तो इन सारे जो विजेताओं से जो है मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी ने मुलाकात की। अब जब भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो अब शुरुआत उन्होंने की है कि जो भी ये लोग हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं आपके ओलंपिक, समर ओलंपिक के या फिर पैरालंपिक के, वो लोग स्कूलों में जाएं, बच्चों से मिले, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको फिट रहने के लिए, संतुलित आहार लेने के लिए और जो है जज्बे को जगाने के लिए कि वो लोग सक्सेसफुल हो, इसको जगाएं। तो अभी बजरंग पूनिया जो है आपका पानीपत के एक स्कूल में गए हुए हैं, नीरज चोपड़ा गुजरात में गए हुए हैं। काफ़ी अच्छा है। जीएस पेपर 4 में एथिक्स में एक टॉपिक है आप लोग का कि लीडर्स किसका मतलब किस तरीके से इन्फ्लुएंस और परसुएशन करते हैं, तो ये स्पोर्ट्स लीडर बच्चों को अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये करंट का एग्जाम्पल देंगे तो नंबर दूसरे से ज़्यादा पाएंगे। एग्रीटेक कोहॉर्ट जो है ये आपका अटल इनोवेशन मिशन जो है ने मिलकर नीति आयोग के अंतर्गत आपका यूएन का एक जो है सीडीएफ है, ठीक, कैपिटल डेवलपमेंट फंड है। तो इन दोनों ने मिलकर जो एक चैलेंज रखा है जिसमें कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो छोटे किसान हैं एशिया और अफ्रीका में, उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान इनोवेटिव तरीके से ढूंढा जाएगा और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बनाया जाएगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है एग्रीटेक कोहार्ट के अंतर्गत करी जा रही है। 2 लोग जो है, और इसके अलावा जो है बेलिंडा और जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स भी इसमें इन्वॉल्व है और राबो फाउंडेशन भी इसमें इन्वॉल्व है एग्रीटेक कोहार्ट में, ठीक। मिलेट यानी कि बाजरा, देखिए इंडिया ने बाजरा या फिर कोर्स या फिर मोटा अनाज जो होता है जैसे कि रागी, ज्वार, ठीक है, लिनसेड, तो ये सबको लिए काफ़ी ज़्यादा बाजरा को बढ़ावा दिया है। क्यों? क्योंकि एक तो ये भैया फूड सिक्योरिटी करता है और उससे ऊपर जो है ज़्यादा बढ़िया क्या है कि ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी, पोषक सुरक्षा को भी इंश्योर करता है। और इसी के मद्देनज़र और भारत ने ये भी देखा है कि भाई साहब जो मिलेट है ये क्लाइमेट चेंज से निपटने में, क्लाइमेट चेंज के अनुकूल अच्छी क्रॉप बना सकता है। तो भारत ने इसके महत्व को समझते हुए 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया था। ध्यान रखना ये ऐसे पूछेगा यूपीपीएससी और बीपीएससी वाले एग्जाम, 2018 को
नेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया था और भारत की कोशिश के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया है। तो भारत चाह रहा है कि हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस का संकलन बना के हम दूसरों से इंगेज करके विकासशील देशों की मदद करते हुए क्लाइमेट चेंज और इन सब से लड़ते हुए मिलेट को आगे बढ़ावा दे और दुनिया में फूड ही नहीं बल्कि पोषक सिक्योरिटी को भी बढ़ाने की कोशिश कर मतलब बढ़ाने की पूरी भरपूर जो है ये प्रयत्न कर सके। ठीक। ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम बिड। पहली बात तो ये जो है आपका ऑयल जो है जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन में आपका क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक, आपका मीथेन हो गई, ठीक, तो ये सारे आ जाते हैं। तो इन सबको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए कोई कंपनी मान लीजिए वो एक्सप्लोर करना चाहती है फिर प्रोड्यूस करना चाहती है, तो अगर उसको लाइसेंस लेना तो वो होगा, लाइसेंसिंग का नाम जो है वो है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, जो कि हाइड्रोकार्बन आपका एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग प्रोग्राम है। हेल्प मार्च 2016 में लाई गई थी उसके अंतर्गत। और इसमें जो है पहले क्या था कि भारतीय गवर्नमेंट सिर्फ रेवेन्यू पे अपनी चिंता रखती थी, प्रोडक्शन कितना क्या हो रहा है उस पर नहीं रखती थी। ठीक। और ऊपर से ये भी था कि क्रूड ऑयल के लिए अलग दिया जाता था लाइसेंस, हर किसके लिए अलग था। अब हाइड्रोकार्बन कर दिया। तो लेकिन यहाँ पर रिवेन्यू पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए बल्कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हुए जो है फोकस लाइसेंस दिए जा रहे हैं। क्यों, अच्छी बात भी है। रिवेन्यू ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर लिया, मान लीजिए कंपनी जो एक तो आ रही है उसको रिवेन्यू बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा तो उसके लिए प्रॉफिटेबल भी कम हुआ। दूसरा, रिवेन्यू ज़्यादा यहाँ कमा भी लिया, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो सका, जैसा कि पीछे देखा भी गया था KG2 बेसिन में। तो क्या होगा, भारत की डिपेंडेंस जो है बाहर के देशों पे बनी रहेगी, इंडिया का जो है फॉरेक्स और जो है काफ़ी खर्चा होता रहेगा। तो यहाँ रेवेन्यू बढ़ाने से क्या फ़ायदा, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ये चीज़ है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉनेसेंस व्हीकल। देखो ऐसा है कि जब भी कोई इंजीनियर जाके वॉर वाले एरिया में देख रहे हैं भाई साहब कि पानी का कोई या फिर कोई दलदल एरिया तो नहीं है, तो इस तरीके की जाएंगे चीज़ें देखने, तो वो जिस व्हीकल में जाएंगे ऐसा ना हो कि उस व्हीकल को जो है आप यहाँ पे टो लेने गए, आपका रिकनेसेंस करने गए तो दुश्मन मार गिराए, तो उसको बख्तरबंद यानी कि आर्मर्ड या फिर जो है आप कवचधारी बना सकते हैं। और इंजीनियर जाते हैं इन सारे जो है जो भी ऐसी जो चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म करते हैं और जिस व्हीकल से जाते हैं उसी को व्हीकल को अभी बनाया गया है। DRDO ने जो है इसको डिज़ाइन किया है। इंडियन और का जो है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है मेडक में, मेडक बताइए कहाँ पे जगह है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है आपका मेडक में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे, इन दोनों ने मिलकर इसको मैन्युफैक्चर किया, डिज़ाइन DRDO ने किया है। ठीक। और अभी ये इंडियन आर्मी के पास जाएगा और भारत की जो है मदद करेगा फ्यूचर ऑपरेशंस में। ड्रोन एग्रीकल्चर में, देखो एग्रीकल्चर में टेक्निक का उपयोग हो रहा है। टेक्निक कौन सी, ड्रोन की, यानी कि अनआर्म्ड जो है एरियल व्हीकल। ड्रोन जो है हर चीज़ में, पेस्टिसाइड छिड़कना हो, अब तो मतलब फसल भी उगाने के लिए शूट प्लांटिंग करनी हो, ये सब के लिए काम आ रहा है। तो अब इसको रोका तो जा नहीं सकता लेकिन रेगुलेट किया सकता है और अभी रेगुलेट करना चाहते हैं मिनिस्टर जो हमारे एग्रीकल्चर के, उन्होंने ये बताया भी है कि हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स निकालने। ड्रोन पॉलिसी के अंतर्गत जो है आपको सारी चीज़ें, आपका ड्रोन रजिस्टर होना चाहिए, आप किस एरिया में उड़ा रहे हैं वो ध्यान होना चाहिए, आपका पंजीकरण तो होना ही चाहिए। ठीक। वेट कितना है, लॉ किस लॉ के अंतर्गत आप काम करें, ये सारी चीज़ें ड्रोन का उपयोग आप करो, बढ़िया है, लेकिन इस रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत जिसको कि उन्होंने आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत बताया है। ठीक। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल हमने टिड्डियों को भगाने के लिए भी ड्रोन का पहली बार उपयोग किया, लोकस्ट को भगाने के लिए। चिलाई कला भाई साहब ऐसा है, कश्मीर में पड़ती है इस समय बहुत ठंडी, ठंडी तो यार हर जगह बहुत पड़ रही है इस समय। तो जब कश्मीर में ठंडी पड़ती है तो ये बोलते हैं चिल्लाई कला, मतलब कि 40 दिन का जो है भीषण ठंडी, ये पर्शियन वर्ड है। ठीक। भीषण दिन ठंडी पड़ती है 40 दिन की, ये 21 दिसंबर से चालू होता है आपका 29 जनवरी तक। फिर ये कहते हैं जब अच्छा फिर ठंडी भीषण ठंडी कम हो गई तो फिर ये कहते हैं चिलाई खुर्द, तो चिलाई खुर्द हो जाता है। खुर्द मतलब कि स्मॉल, छोटी सर्दी। छोटी सर्दी है कि 30 से लेके जो है 19 फरवरी तक चलती है। फिर उसके बाद ये कहते हैं जब और कम हो गई यानी ये 20 दिन का होता है। ठीक। फिर उसके बाद कहते हैं छोटा बच्चा चिलाई, मतलब कि जो है और छोटी जो छोटे बच्चे ऐसी जो है चिलाई ठंडी बची है तो वो 10 दिन की होती है। उसका डेट है आपका 18 फरवरी तक होता है, 19 से 28। ठीक।
19 से 28 फरवरी तक जो है आपका 10 दिन के लिए जो है बच्चा चिलाई होती है। बच्चा चिलाई नहीं समझ लीजिएगा, चिलाई ये पर्शियन वर्ड है, सर्दी मतलब है इसका, ये समझ लीजिए। ठीक, चिलाई कला, ये सारी चीज़ें। खैर, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें ये है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसको जो है निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि एक फॉरेन का एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। और इसमें भारत की 142वीं जो है रैंक आई थी अभी 180 कंट्रीज में से। फर्स्ट और 2 आपके नॉर्वे और स्वीडन बने हुए हैं। नॉर्थ कोरिया की रैंकिंग में सुधार हुआ है, 179 हो गई है। 180 कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताना है। भारत की रैंकिंग 2020 में भी 142 थी, इस साल भी 142 ही है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि देखिए ये जो उन्होंने रैंकिंग निकाली, इसमें एक तो मूल सिद्धांत जो डेमोक्रेसी के होते हैं उसको एक तो यूज़ नहीं किया, दूसरा जो है जो उन्होंने नमूना लिया है, सैंपल साइज लिया है, वो भी बहुत छोटा था। और इसमें जो है इनकी जो भी पूरी मेथोडोलॉजी जो है कार्यशैली है वो पूरी एक तो नॉन ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी नहीं है, और मैं तो कहूँगा कि खराब है। ऐसा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोला है। उन्होंने कहा भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 19 है उसके अंतर्गत हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी और सबको दे रखा, जो कि मीडिया को भी फ्रीडम देता है। ठीक, याद रहेगा ना। एंटी नेशनल, देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बताया कि जो गैर राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय विरोधी है, ये शब्द कहीं पे भी डिफाइन परिभाषित किया नहीं गया है किसी लॉ में। ठीक, हालांकि इस लॉ को जो एंटी नेशनल है वर्ड है, शब्द है, इसको जोड़ा गया था 1976 में, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था, 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत जोड़ा तो गया था ये वर्ड। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपका जोड़ के कौन सा आर्टिकल 31D, लेकिन फिर इसको 43वें यानी कि जब जनता गवर्नमेंट आई 1977 में, तो 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें ये वाला आर्टिकल को जो है हटा दिया गया, आर्टिकल नंबर 31D। ठीक, और जो अभी क्या है कि क्रिमिनल जो लॉ है या फिर जो न्याय कोर्ट वोर्ट जो अपनी जजमेंट देते हैं, तो उसमें उनको जब कभी लगता है कि भारत देश की अखंडता और एकता को किसी तरीके से जो है खतरा है, कोई ऐसा कृत्य कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो उसको एंटी नेशनल करार दिया जाता है। हालांकि परिभाषित नहीं है, लेकिन उसको एंटी नेशनल एक्टिविटी बोलकर उसको सजा दी जाती है। ठीक, और एंटी नेशनल जो है आपका कहीं पे भी परिभाषित नहीं, ऐसा कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में जो है बताया। इसी के साथ साथ जो है आपका नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो आपका है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम क्या है यार, ये नेशनल क्राइम जो है रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसने 2019 में एक स्टडी लेके आए, इन्होंने क्राइम जो है इन इंडिया बताया बाई एंटी नेशनल्स। ठीक है, तो उसमें एक इन्होंने अध्याय भी जोड़ा, पूरा चैप्टर जोड़ा, और उन्होंने बताया कि भैया नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स हैं, जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि ये नक्सल उक्सल, और जो आतंकवादी जिसमें जिहादी ग्रुप जो है, ये तीनों ही एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ऐसा एनसीआरबी ने 2017 वाली रिपोर्ट में बोला भी है। ठीक, समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्राइम कमिटेड बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स, 3 इनको बताए हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अंतर्गत। ठीक, तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। बहुत ही ज़्यादा जुकाम था, सब कुछ अभी थोड़ी ठीक नासाज चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के लिए हमेशा जो है तत्पर खड़े हैं मदद करने के लिए। जो डेली हम लोग प्लान दे रहे हैं कि आपको जो है करंट अफेयर पढ़ना है, उसका होमवर्क करना है, 5 स्टेप प्लान है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए। सिलेक्शन लेना है, इसी बार लेना है, 2022 में लेना है, तो इसको जरूर फॉलो करिए। करंट अफेयर पढ़िए, करंट अफेयर के होमवर्क करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। मैं एक रोज डेली सब्जेक्ट आप लोग को उसका टॉपिक भी देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, अभी समय है, बहुत आराम से करेंगे, रिवीजन के लिए पूरा टाइम मिलेगा। तो पॉलिटी का चल रहा है, 4 दिन हो चुके हैं, आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रोज करिए। और सीसैट भाई साहब जरूर लगाओ, कई लोग सीसैट में रह जा रहे हैं, रोज आधे घंटे लगाओ और प्रीवियस क्वेश्चन से लगा लो, लेकिन लगाओ जी। और कोई भी डाउट आता है तो भाई साहब टेलीग्राम चैनल आपके लिए है ही है। ठीक, कोई उसके अलावा भी बात है, टेलीग्राम चैनल जुड़ने से पहले आप कुछ क्वेरी आपको है तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9650347272। तो चलिए, अगर आप लोग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, लोग को जो है जोड़िए हमारे साथ। ये आपका अपना चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, सब जगह लाइक शेयर सब्सक्राइब
जरूर कराइए। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।